अस्सलाम वालेकुम जी। द टेक्नोलॉजीज़ चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी CCNA 200-301 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि OSI मॉडल क्या है और TCP IP मॉडल क्या है। हमने इससे पहले नेटवर्क फंडामेंटल जो कि चैप्टर नंबर 1 है आउटलाइन के मुताबिक, जो कि CCNA 200-301 की सिस्को की तरफ से रिकमेंडेड आउटलाइन है, वहाँ पे भी हमने कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर जो है नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर एटलीस्ट लाजमी सुन लें, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे पास मॉडल्स और आर्किटेक्चर्स जो हैं नेटवर्क्स के अंदर वो क्या होते हैं और वो कौन कौन सी किस्म के आपके पास नेटवर्क के आर्किटेक्चर सिस्को की तरफ से उसने रिकमेंड किए हैं आपको। इसके अलावा जो ये OSI मॉडल जो हमारे पास है, जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल भी कहते हैं नेटवर्क्स के अंदर, ये नेटवर्क की दुनिया के अंदर बड़ा एक पिलर का मुकाम रखता है। जिस तरह से किसी भी इमारत के लिए उसकी बेस का मजबूत होना लाजमी है, इसी तरह अगर आप नेटवर्क कैरियर के अंदर आ रहे हैं और आपका ये OSI मॉडल जो है आपका क्लियर नहीं है, आपको आगे जाके जितने भी हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं उन टॉपिक्स में हम बात करेंगे वक्तन सो वक्तन हमेशा इस OSI मॉडल का रेफरेंस देके। तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इस OSI मॉडल की। तो इसलिए ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, ये आपको इसका जो कंसेप्ट है ये आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जी। और इसके अलावा भी आप जितनी भी नेटवर्क्स की बुक उठाएंगे उसके अंदर पहला या दूसरे चैप्टर में आपको OSI मॉडल और TCP IP मॉडल का जिक्र लाजमी मिलेगा। तो आप चाहते या ना चाहते हुए आपको ये जो मॉडल है OSI मॉडल और TCP IP मॉडल, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए जी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि OSI मॉडल हमारे पास है क्या, और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर हमारे पास किस तरह से काम होता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास OSI मॉडल के अंदर इन्वॉल्व हैं। OSI मॉडल जो हमारे पास होता है ये एक लेयर्ड मॉडल अप्रोच है। लेयर्स के अंदर आपके पास इसके अंदर काम होता है, यानी कि हम बात अगर करें कि एक जो हमारे पास सिस्टम है, एक नोड है, अगर वो डाटा सेंड करना चाहता है दूसरे सिस्टम दूसरे नोड को, तो हमारे पास OSI मॉडल की लेयर्स वहाँ पे काम करती हैं। और ये जो सारा जो डाटा है फ्रॉम सेंडिंग ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये डाटा सेंडिंग का जो प्रोसीजर है एक नोड से दूसरे नोड तक, ये सारा लेयर्स के अंदर होता है। तो OSI मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स हैं। टोटल कितनी लेयर हैं जी? हमारे पास 7 लेयर्स हैं। तो वेरी फर्स्ट लेयर जो हमारे पास है उसका नाम है फिज़िकल लेयर। सेकंड लेयर जो है हमारे पास उसका नाम है डाटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर के नाम से है। फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से। इसी तरह से फिफ्थ सेशन लेयर है, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर है और सेवन्थ पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। यानी कि ये फिज़िकल लेयर से फर्स्ट लेयर से स्टार्ट होकर सेवन्थ लेयर एप्लीकेशन लेयर तक जो हमारे पास सारी की सारी लेयर्ड मॉडल अप्रोच है, ये OSI मॉडल कहलाता है। OSI मॉडल हमारे पास कब काम करता है? जब आपका कोई भी नोड की डेफिनेशन हमने देखी थी कि वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कोई सर्वर भी हो सकता है, वो कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो एक फायरवॉल भी हो सकती है, वो एक कंट्रोलर भी हो सकता है, वो आपकी मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है। जब वो किसी दूसरे नोड को डाटा सेंड करेगा तो आपका वो जो डाटा सेंडिंग का प्रोसीजर है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो सारे का सारा OSI मॉडल वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तब ये डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेके चलते हैं जी, और एग्जांपल है जी हमारी 2 कंपनीज़ वाली। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट शॉट दूँ, यानी कि क्लियर करवा दूँ आज आपको। कम से कम आपको ये OSI मॉडल जो है नेटवर्क जहाँ भी आप पढ़ें
तो आपको ये OSI मॉडल जो है वो याद हो और आपको हमेशा याद रह जाए कि मेरी कोशिश यही है कि आपको इस तरह से क्लियर करवाया जाए। तो सबसे पहले इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको समझने से पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम दो कंपनीज ले लेते हैं। कंपनी हम कह लेते हैं, एक कंपनी का नाम हम कह लेते हैं कि वो कंपनी A है और दूसरी कंपनी जो है हमारे पास कंपनी B है। कंपनी जो A है वो हमारे पास डाटा सेंड करना चाहती है कंपनी B को। अब ये जो कंपनी A है इसके अंदर जो, अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ आपस में हिरार्की के अंदर काम कर रहे होते हैं। यानी कि पहले समझें कि सबसे पहले आपका कंपनी का बॉस होता है, उसके बाद आपका कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह होता है, उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट जो होगा आपका जो उससे नीचे जो मैनेजर होगा वो काम कर रहा होगा, और फिर आपका जनाब जो क्लर्क होगा या कोई एडमिन स्टाफ का जो शख्स होगा वो होगा, और उसके बाद आपका जो स्टाफ होता है आपका मैनेजमेंट का, जिस तरह से आपका मैनेजरियल स्टाफ है, क्लर्क्स वगैरह हो जाते हैं, और उसके बाद आपके पीएन्स वगैरह जो कि सपोर्ट के लिए कंपनी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हम भी इसी तरह से एक कंपनी ले लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपके CEO साहब हैं, ठीक है। तो CEO साहब जो हैं एक कंपनी का, यानी कि हम कंपनी A के CEO के बारे में बात कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कोई एक फाइल, कोई एक डाटा जो है वो सेंड करना चाहते हैं कंपनी B के CEO को, ठीक है जी। तो कंपनी A के CEO जो हमारे पास हैं वो कंपनी B के CEO को डाटा सेंड करना चाहते हैं। तो करेंगे क्या, उन्होंने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर लंबा चौड़ा जो भी डाटा उन्होंने लिखना था वो लिखा, और क्या किया, CEO ने ये जो डाटा था वो अपने सेक्रेटरी को दे दिया। पहले आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी जो मैं आपको ये सुना रहा हूँ एग्जांपल, ये आपने याद रखने की कोशिश करनी है। ये अगर आपको याद रहेगी तो आपके पास OSI मॉडल जो हमारे पास हम समझने लगे हैं ये आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहली जो मैंने आपको बात बताई वो क्या है कि कंपनी A के CEO जो हैं वो कुछ डाटा जो है कंपनी B के CEO को सेंड करने वाले हैं। अब ये जो कंपनी A के CEO साहब हैं इनकी जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जर्मन है। हमारे पास ये कंपनी के जो CEO हैं ये जर्मन हैं, और हमारे पास जो कंपनी जो दूसरी कंपनी है उसके जो CEO हैं वो हैं जी अरेबिक, ठीक है। कंपनी B के CEO क्या हैं, अरेबिक। अब क्या हुआ कि ये कंपनी के जो CEO, कंपनी A के जो CEO हैं, इन्होंने डाटा कुछ लिखा और इन्होंने वो डाटा जो है अपने से नेक्स्ट जो इनसे नीचे वाला बंदा था उसको सेंड करने के लिए उसके हैंड ओवर कर दिया। वो नेक्स्ट बंदा क्या था, इनका पर्सनल सेक्रेटरी था, पर्सनल असिस्टेंट था। इस पर्सनल असिस्टेंट ने क्या किया, ये थोड़ा सा इन्होंने इसके ऊपर डाटा के ऊपर काम किया। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने समझा कि जनाब ऐसा है कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड वो ये है कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट कंपनी के जो CEO साहब हैं वो किस जुबान में समझते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आर्टिकल ये है ऑफिस स्टैंडर्ड के, ये जो जर्मन के अंदर मेरे जो CEO साहब हैं इन्होंने ये डाटा लिख दिया है, मैं इसको स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दूं, और स्टैंडर्ड वो हमारे पास क्या है कि मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं इनटू रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो इन्होंने इसको इंग्लिश में या फिर नेटिव जो भी लैंग्वेज थी उसमें इसे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम इन्होंने ये किया, क्योंकि CEO साहब हैं उन्होंने जल्दी जल्दी में वो सारा डॉक्यूमेंट लिखा था, उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर यानी कि काम किया और उसकी लुक एंड फील के ऊपर काम किया, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास सेक्रेटरी थे इन्होंने क्या काम किया, एक तो हमारे पास इन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर काम किया कि डाटा की लुक एंड फील के ऊपर काम किया कि डाटा जो है वो उसको किसी तरह से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। अभी हम बात करेंगे दोबारा इसके ऊपर कि ये और किस किस तरह के क्या क्या डाटा के ऊपर क्या क्या इन्होंने काम किया होगा। फिर इन्होंने ये जो हैंड ओवर कर दिया, इन्होंने अपनी जो इनकी पूरी कंपनी का, ये तो इनकी पर्सनल असिस्टेंट, इनका पर्सनल असिस्टेंट था CEO का, ठीक है,
और उन्होंने जो डाटा हैंड ओवर कर दिया वो थे जी आपका, एक आपने देखा होगा रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है एक कंपनी के अंदर, उनके हैंड ओवर कर दिया और उसको बता दिया कि जनाब नेक्स्ट कंपनी के अंदर ना फ़ोन करके बता दें कि आपका ये जो डाटा है आपके पास कल इतने बज के इतने मिनट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली जो कंपनी बी थी वहाँ पे कॉल करके बता दिया कि आपका डाटा इतने बज के इतने मिनट पे पहुंच जाएगा। अब देखें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहले सीईओ ने क्या किया, डाटा बनाया, डाटा टाइप किया, डाटा लिखा और उसको हैंड ओवर कर दिया अपना जो पर्सनल असिस्टेंट था उसे, और पर्सनल असिस्टेंट ने क्या किया, उसकी लुक एंड फील पे काम किया, और दूसरा उसने जो काम किया वो ट्रांसलेट किया उस डाटा को इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और उसके बाद इसने डाटा हैंड ओवर कर दिया थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन ने जो काम किया वो क्या था, उसने नेक्स्ट जो कंपनी थी जिसके लिए ये डाटा सेंड किया जाना था उसने क्या किया कि उस कंपनी में कॉल करके कहा कि जनाब कल आपके पास इतने बज के इतने मिनट पे हमारा ये वाला जो डाटा है इस किस्म का ये पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक मैनेजर काम कर रहा था। मैनेजर भाई साहब ने क्या किया, ये थोड़े से इंटेलिजेंट मैनेजर, आपको पता है कंपनी को ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है, चीज़ें देख रहा होता है। इसने सोचा कि जनाब हमारे जो सीईओ साहब ने एक ही फाइल है और इस फाइल के अंदर 1000 पेजेस लगा दिए हैं, तो इसने थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करके ये किया कि उन 1000 पेजेस की बजाय उन्होंने उसको हाफ यानी कि 200 की फाइल्स बना दी। 200 पेजेस की एक फ़ाइल, 200 पेजेस की एक फ़ाइल, यानी कि 5 फाइल्स बना दी 200 पेजेस की। ये उन्होंने इसलिए किया, उन्होंने सोचा कि रास्ते में हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो पेश आए कि हमारे पास ये इनमें से ये कोई एक जो ये डाटा जो है सारा किसी भी वजह से करप्ट हो सकता है या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से इन्होंने ये जो डाटा था इसको चंक्स के अंदर, इनको टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर अब इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। जो आपकी कंपनी का कोई पोस्टमैन वगैरह बैठा होता है वो क्या करता है, एड्रेस लगाता है, इसको एक इन्वेलप में पूरा जो था इसको एक इन्वेलप में डाल देता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक इन्वेलप में डाला और उन्होंने एड्रेस लगा दिया कि जनाब ये कंपनी ए की तरफ से आ रहा है और किसके लिए है, यानी कि कंपनी बी के लिए है, यानी कि टू एंड फ्रॉम का इस बंदे ने एड्रेस लगा दिया। और इसने ये भी बता दिया लेके जाने वाले को, ये भी गाइड कर देगा कि कल भी मैंने इस जगह पे एक पैकेट भेजा था, एक डाटा भेजा था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला, लिहाजा आप उस रास्ते से ना जाइएगा बल्कि किसी और रास्ते से जाइएगा। वो रास्ते के अंदर हो सकता है जनाब वो हमारा ब्लॉक हुआ है किसी भी वजह से। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि वो टू एंड फ्रॉम, मेनली जो इसका काम था टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगाना था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एज अ पोस्टमैन के तौर पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो हमारे पास था जी एक और शख्स, उसने क्या किया, ये भी मैनेजरियल स्टाफ का हमारे पास बंदा था। तो इसने क्या किया, हमारे पास इसने काम ये किया कि इसने पूरे के पूरा जो आपका डाटा था उसके ऊपर एक सील लगा दी। ठीक है, वो सील क्यों लगाई इसने कहा कि हो सकता है हमारे पास जो पीएन हमारा डाटा लेके जाए वो रास्ते में इसको पढ़ ले या फिर इस रास्ते में डाटा को चेंज कर दे या कुछ और इसके साथ डाटा को कर दे। लिहाजा अगर पीएन इस सील के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो कंपनी जो हमारे पास बी कंपनी है वो हमें बता देगी कि जनाब आपका जो डाटा है वो ओरिजिनल नहीं पहुंचा, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। उसके बाद ये डाटा सारे का सारा हैंड ओवर कर दिया गया फिजिकल पीएन को, जो हमारे पास क्या काम करता है, सिर्फ जो हमारे पास लेके जाने का, डाटा को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये काम करता है। तो पीएन के हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये तो थी कंपनी ए के अकॉर्डिंगली स्टोरी। अगर आपको समझ आ गया है वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो दोबारा से प्रीवियसली आप बैक करके दोबारा से सुन लें कि स्टोरी हमारे पास है क्या। तो जनाब अब क्या होगा, कंपनी जो बी है उसके पीएन को ये डाटा हैंड ओवर कर देगा जो कि गेट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे से ऊपर को हमने जाना है। ठीक है, ये पीएन जो है डाटा हैंड ओवर कर देगा मैनेजेरियल स्टाफ के। मैनेजेरियल स्टाफ देखेगा
जिस तरह से वहाँ पे उसने सील लगाई थी कि डाटा को सील लगी हुई है, ठीक है जी, डाटा ठीक है मैं डाटा रख लेता हूँ, और हैंड ओवर कर देगा इनके पोस्टमैन के। वो देखेगा कि ये कंपनी में किसके लिए डाटा है, पोस्टमैन देखेगा कि 2 के अंदर जनाब हमारी कंपनी का ये एड्रेस है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है जी, इस कंपनी से आ रहा है। आगे किसके हैंड ओवर कर देगा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपनी के मैनेजर हैं उसको बताएगा कि इस तरह का कोई डाटा रिसीव हुआ है। वो क्या करेंगे, दोबारा से जो हमारे पास 5 फाइलें बन गई थी वो इंटेलिजेंटली काम करेंगे। ये तो एक ही फाइल है जो कि सीईओ को रिपोर्ट रिक्वायर्ड थी, पूरी एक ही फाइल का पार्ट है ये 5 की 5, तो वो 5 को दोबारा से कंबाइन कर देगा। नेक्स्ट जनाब हमारे पास उसी तरह से जो हमारे पास रिसेप्शनिस्ट के पास वो चला जाएगा, और रिसेप्शनिस्ट देखेगी कि हाँ ठीक है, कल कॉल आई थी मुझे कि कंपनी ए ने कुछ डाटा सेंड करना था। ये अपने रजिस्टर में से देख के बता देगी कि कंपनी ए ने जो डाटा सेंड करना था वो जी यही इसी किस्म का डाटा था और ये मेरे पास पहुंच चुका है। इसके बाद जनाब हमारे पास अब आ जाती है बात, अब हमने कहा था कि इस कंपनी का जो अगेन सीईओ है वो अरेबिक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट है इन सीईओ का, जो कंपनी बी है जिसका सीईओ अरेबिक है, ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये जो अब हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट है, अब ये डाटा जो ट्रांसलेट करेगा दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्मेट से निकाल के दोबारा से इनटू नेटिव फॉर्मेट, जो भी आपका नेटिव फॉर्मेट जो भी लैंग्वेज का होगा उसमें आपको ट्रांसलेट कर देगा। ठीक हो गया जी। तो सीईओ की क्योंकि लैंग्वेज अरेबिक थी तो डाटा को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इनटू अरेबिक। अब उसने जर्मन में लिखा था, जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, इंग्लिश से दोबारा से इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इनटू अरेबिक, और अरेबिक के अंदर ये डाटा जो है प्रेजेंट कर दिया जाएगा एज इट इज़, जिस तरह से आपका कंपनी ए के जो सीईओ साहब हैं वो डाटा भेजना चाह रहे थे कंपनी बी के सीईओ साहब को। ये तो थी जनाब आपकी एग्जाम्पल जो आपको अगर समझ आ गई है, तो अब आपको नेक्स्ट जब मैं लेयर्स के नाम बताऊंगा जो जो ये लेयर काम परफॉर्म कर रही हैं तो ये भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो हमारा सीईओ साहब हैं वो काम कर रहे होते हैं जी आपके एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का मेनली जो काम है, सीईओ साहब का क्या काम था, उन्होंने क्या करना है, एक यूज़र इंटरफेस विंडो अपने पास ओपन करनी है, लैपटॉप निकालना है, उसके अंदर आपने मैसेंजर पे डाटा टाइप करना है, मेल करनी है, या फिर जो भी आपने यूज़र इंटरफेस के अंदर कोई भी डाटा है जिसे आप सेंड करना चाह रहे हैं, चाहे वो FTP का डाटा है, आपका ब्राउजिंग से रिलेटेड कोई डाटा है, आप किसी को पिंग करना चाहते हैं, या कोई भी डाटा इन नेटवर्क्स जो भी आपका कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, आप उसको जब आप उसकी UI स्क्रीन जो यूज़र इंटरफेस स्क्रीन है ओपन करके वो डाटा सेंड करने वाले होते हो, तो आपकी जो लेयर यहाँ पे काम कर रही होती है वो है जी आपकी एप्लीकेशन लेयर। याद रहेगा, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर का मेनली काम है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना आपको। ये सीईओ साहब जो आपके थे वो इस लेयर के ऊपर बैठ के काम कर रहे थे। आगे जो आपके थे पर्सनल असिस्टेंट सीईओ साहब का प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ने एक काम तो आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांसलेट किया था डाटा को, ठीक है। एक काम ये क्या करेगी, ट्रांसलेशन कर देगी। अगर वो डाटा जो है आपने इन टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा है और उसके अंदर इंग्लिश फ्रेजेस हैं, तो ये डाटा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि 0 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 010 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद एक और काम, ये प्रेजेंटेशन हमने कहा था कि ये इसकी लुक एंड फील पे भी काम करेगी। तो यहाँ पे 2 काम मजीद ये लुक एंड फील के हवाले से करेगी। वो एक काम ये है कि ये कंप्रेशन करेगी। व्हाट इज़ द कंप्रेशन? सवाल पैदा होता है कि कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि हम जो बिगर डाटा होता है, बिग साइज़ होता है जिस डाटा का, जो डाटा साइज़ में बहुत बड़ा होता है, उस डाटा को हम किसी तरह से कंट्रैक्ट करके, शॉर्ट करके, डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हुए हम उस डाटा को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, यानी कि उसका साइज़ जो है उसमें हम कमी कर देते हैं। ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। जिस तरह से आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखे होंगे, विंडोज़ के अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, विनरैर वगैरह, ये क्या करते हैं, दरअसल आप इसको अपना डाटा देते हैं, वो डाटा का जो साइज़ है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक हो गया जी।
तो कंप्रेशन की समझ आ गई। तो कंप्रेशन हमारे पास क्या है, डाटा का साइज को कम करने का प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। ये होती किस तरह से, आपकी कंप्रेशन जो है हमारे पास किस तरह से होती है। कंप्रेशन हमारे पास इस तरह से होती है, फ़र्ज़ करें हमारा जो एक फाइल है उसके अंदर एक वर्ड है हमारे पास, वर्ड हम ले लेते हैं कि हमारे पास वर्ड है हेलो। ये हेलो वर्ड हमारे पास 10 दफ़ा लिखा हुआ है, 10 टाइम्स यूज़ हुआ है हेलो वर्ड हमारी पूरी की पूरी एक फाइल के अंदर। अब जहाँ जहाँ पे हेलो वर्ड यूज़ हुआ है, हेलो के अंदर अगर आप देखें हमारे पास 6 से 7 जो आपके पास जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, हर करैक्टर आपके पता है कि कितनी बाइट्स लेता है, ठीक है। स्पेस यानी कि हर करैक्टर एक अच्छी खासी स्पेस बनती है, ठीक है। हेलो को अगर आप काउंट करें और 10 दफ़ा वो यूज़ हुआ तो एक अच्छी खासी स्पेस है। तो हम क्या करें, हम एक जगह पे ये लिख लें कि हेलो इज़ इक्वल टू $, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे हेलो वर्ड यूज़ हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाए एक स्पेशल करैक्टर के साथ, एक $, के साथ। तो अब ये देखें कि बजाय इसके कि 6 से 7 करैक्टर थे उसकी जगह पे एक करैक्टर यूज़ हो गया, तो हमारे पास आपने कितनी ज़्यादा जो स्पेस है उसको आपने सेव कर लिया। इस वजह से कंप्रेशन जो की जाती है वो डाटा के साइज़ को कम करने के लिए की जाती है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आपके पास, हमने स्टार्ट में बात की थी कि नेटवर्क कम्युनिकेशन में आपके पास रिसोर्सेज जो हैं, बैंडविड्थ जो है आपके पास, जो कि आपका बड़ा एक एक्सपेंसिव और रेयर जो है आपके पास रिसोर्स है, तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बचाना है, ठीक है। तो एक अफेक्टिव वे से आपने जो बैंडविड्थ है अपनी उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं, जिसमें से कंप्रेशन भी एक आपका प्रोसेस है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे अभी हम खड़े हुए हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे थर्ड थिंग जो आपके पास यहाँ पे वर्किंग होगी वो ये होगी कि यहाँ पे इंक्रिप्शन भी परफॉर्म होगी। व्हाट इज़ एन इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन क्या होती है, कौन बताएगा आप में से? चले मैं खुद ही बता देता हूँ कि इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होती है। इंक्रिप्शन हमारे पास ये होती है कि अगर ये सीईओ साहब जो हैं आपके, इन्होंने क्या किया, इनको नहीं पता था कि जनाब जो आपके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जो पासवर्ड होते हैं या फिर कोई बैंक अकाउंट्स होते हैं या इस तरह की कोई भी जो डाटा होता है, वो आपने पब्लिकली इसी तरह से सेंड नहीं करना होता, बल्कि उसको किसी और तरह से सेंड करना होता है। तो इन्होंने चुप करके सेंड कर दिया। अब आपके पास क्या होगा, नेटवर्क के ऊपर आपकी ये जो लेयर है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन देख रही थी उसकी लुक एंड फील, अब हमारे ब्राउज़र भी इतने इंटेलिजेंट आजकल हो चुके हैं कि वो ये काम सारा खुद ही देख रहे होते हैं। तो अगर आप पासवर्ड टाइप भी कर देना कम्युनिकेशन करते हुए मैसेंजर के अंदर या फिर आप कहीं पे भी व्हाट्सएप पे, तो वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है फ़ौरन, आपको एंड टू एंड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता है इनक्रिप्ट करके, ठीक है जी। तो ये क्या करेगी, इंक्रिप्शन कर देगी, उस पासवर्ड की जगह कोई ऐसा एक वर्ड, ऐसा एक यूज़ करेगी, ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस यूज़ करेगी जो कि ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उस लैंग्वेज को इनक्रिप्ट कर देगी, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर उसको यूज़ करेगी। वो एक अजीब सा वर्ड होगा जो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। इनक्रिप्शन पे आगे जाके भी हमारी बहुत सी बात होनी है, सिक्योरिटी का जब हमारा चैप्टर आएगा यहाँ पे आगे जाके, तो जब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट इंक्रिप्शन याद रखें कि रिप्लेस कर देते हैं हम, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, उसको हम किसी साइफर टेक्स्ट से या फिर एक ऐसे टेक्स्ट से जो कि अनह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो। ठीक हो गया जी। तो 3 काम हमारे पास बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो परफॉर्म करेगी। उस प्रेजेंटेशन लेयर के 3 कामों में सबसे पहला ट्रांसलेशन था, दूसरा काम हमारे पास कंप्रेशन था, और तीसरा काम हमने देखा वो थी इंक्रिप्शन करना। तीसरी लेयर हमारे पास, जिसे हमने क्या कहा था, रिसेप्शनिस्ट, और इसने क्या की थी, कॉल की थी हमारे पास जो हमारी कंपनी थी, बी कंपनी, वहाँ पे उसकी रिसेप्शनिस्ट को बताया था कि जनाब हमारे पास, हमारी कंपनी आपको कुछ इस किस्म का डाटा सेंड करने वाली है, और ये डाटा इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे आपको मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो सेशन लेयर नाम से इसकी बड़ा क्लियर है कि इसका काम क्या है, सेशन एस्टैब्लिश करना बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के दरमियान में। सेशन एस्टैब्लिशमेंट का जितना भी काम है ये आपके पास
सेशन लेयर का है। दैट्स आवर, बस इतना ही आप याद रखें, ठीक है जी, ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे हमने मैनेजर कहा था और बड़ा इंटेलिजेंटली इसने काम किया था, इसका काम है कि जनाब अगर आपके पास क्या हुआ कि ऊपर से एक फाइल आ रही थी, इसने क्या किया था, सेगमेंट्स में उस फाइल को डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला काम तो इसका यह है कि ये जो है सेगमेंटेशन परफॉर्म करती है, यानी कि सेगमेंट्स बना देती है पूरी हमारे पास जो डाटा होता है उसके। फिर जनाब एक और इम्पॉर्टेंट काम जो इसके ज़िम्मे हमारे पास लगाया गया नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, वो था जी प्रोसेस टू प्रोसेस टाइप की डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस टाइप की जो डिलीवरी है ये किस तरह से ये श्योर करती है, ये उसके लिए लगाती है एक एड्रेस। अब जनाब नेटवर्क के अंदर आज से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर एड्रेसेस भी यूज़ होते हैं। जी हाँ, एड्रेस। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे इस लेयर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेस लगाएगी जिसे हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस जी, ठीक है। ये क्यों लगाती है? ताकि हम श्योर कर सकें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टाइप की डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस टाइप की डिलीवरी। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आपने कभी ऐसा देखा है कि जनाब आपके पास ऐसा ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन हुई हुई होती हैं, फेसबुक भी चल रही होती है, आपके पास आपका जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स भी ओपन हुआ होता है, इसके अलावा जनाब आपके पास लिंक्डइन भी ओपन हुआ है, इसके अलावा यूट्यूब भी ओपन हुई हुई है। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि जनाब आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया हो मैसेंजर के ऊपर और वो आपको जनाब मिल रहा हो स्काइप की टैब के अंदर, या उसने आपको स्काइप के ऊपर मैसेज किया और वो आपको मिल रहा है मैसेंजर के अंदर जाके? ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज ये जिम्मे हमने लगाया ट्रांसपोर्ट लेयर के। ट्रांसपोर्ट लेयर अश्योर करती है प्रोसेस टू प्रोसेस टाइप की डिलीवरी और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टाइप की डिलीवरी, कि जिस एप्लीकेशन का डाटा है वो रिसीविंग साइड के ऊपर क्या उसी एप्लीकेशन को मिल रहा है, और किस तरह से श्योर करती है बाय यूजिंग द सोर्स पोर्ट, और रिसीविंग साइड के ऊपर ये क्या लगाती है, रिसीविंग पोर्ट जो आपकी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जब ये डाटा यहाँ पे सेगमेंट है, हर सेगमेंट के साथ एक सोर्स पोर्ट और एक डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस लाजमी से ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगाएगी। तो अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के दो काम पढ़े हैं। एक है जी इसका काम जो ये सेगमेंटेशन परफॉर्म करेगी, और जो दूसरा काम है वो ये क्या करेगी, पोर्ट एड्रेस लगाएगी। ठीक हो गया जी। तो इसके बाकी काम भी हैं, अभी हम उसके ऊपर बाद में आएंगे जी। अभी हम सिंपली एक ओवरव्यू ले रहे हैं OSI मॉडल का। अभी हमने इसे डिटेल में आगे जाके वक्तन सो वक्तन लेयर्स के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। ठीक है, ये पूरा जो CCNA है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो बेस करता है हमारे पास वो यही कुछ टॉपिक हैं जो स्टार्ट के, अगर आपकी ये बेस स्ट्रांग हो जाती है तो आगे जाके जस्ट डिवाइसेस ही आपको कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। आप चाहे सिस्को की सर्टिफिकेशन ले लें, आप हवावे की सर्टिफिकेशन उठा लें, आप जूनिपर की सर्टिफिकेशन उठा लें, जितनी भी सर्टिफिकेशन आप पढ़ेंगे, नेटवर्क की कोई सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन उठा लें, जितनी सर्टिफिकेशन आप उठाएंगे आपको ये वाला जो टॉपिक है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल एटलीस्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपका नेटवर्क की दुनिया में भाई मेरे कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये एटलीस्ट टॉपिक जो है अपने लाजमी क्लियर कर लें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा था कि जनाब हमारे पास पोस्टमैन जो हमारा कंपनी का है वो बैठा होगा, और वो था जी हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या काम कर रही होगी, इसने हमारे पास टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगाना है, टू एंड फ्रॉम का, और एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है जिसको हमने क्या कहा था, पैकेट। इसने जितने भी सेगमेंट्स आए थे उनको पैकेट्स के अंदर, उनको चंक्स पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, सेगमेंट्स को पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देने का काम किसका है जी, नेटवर्क लेयर का है। यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस यूज होता है, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास पोर्ट एड्रेस यूज हुआ था, नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस यूज होता है हमारे पास वो होता है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे आप कहते हैं, बड़ा जनाब माना जाना एड्रेस है।
आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से, आईपी एड्रेस के नाम से। तो ये हमारे पास दरअसल इस थर्ड लेयर यानी कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर यानी कि थर्ड लेयर है कि आपकी नेटवर्क लेयर। कोई आपसे पूछ ले कि वेयर इज द आईपी एड्रेस इज यूज्ड, तो आपने कहना है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास ये एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है यूज होता है। एंड इट्स अ थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की ये तीसरी लेयर है। सीसीएनए में अक्सर सवाल आ जाया करता है कि जनाब बताएं कि कौन सी लेयर के ऊपर आईपी एड्रेस यूज होता है, तो आपने फौरन से बता देना है कि जनाब नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेस का यूज होता है। तो नेटवर्क लेयर जी, नेटवर्क लेयर जो है हमारे पास, इसके अलावा एक और काम, पहला काम इसने पैकेट्स बनाए, दूसरा काम इसने टू एंड फ्रॉम का आईपी एड्रेस लगाया, टू के अंदर इसने डेस्टिनेशन आईपी लगाएगी यानी कि कंपनी बी का आईपी एड्रेस, और फ्रॉम में अपना आईपी एड्रेस लगाएगी जी। ठीक है, इस आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, याद रहेगा कि क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर जो एड्रेस लगाती है आईपी एड्रेस, इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं जी। इसके अलावा ये काम क्या करेगी, इसके अलावा इसके जिम्मे एक काम ये है, इसने राउटिंग परफॉर्म करनी है, ट्रैफिक की मैनेजमेंट परफॉर्म करनी है, ट्रैफिक को राउट करवाना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि इसने हमें बताया कि जनाब कल एक डाटा हमने सेंड किया था, वो डाटा जो हमारा लेट पहुंचा या किसी वजह से नहीं पहुंचा, तो लिहाजा आप उस रूट से ना जाइएगा बल्कि इस रूट से जाइएगा। तो ये काम क्या करवा रही थी वो, जी हाँ, राउटिंग परफॉर्म करवा रही थी। तो नेटवर्क लेयर का एक काम ये भी है कि इसने राउटिंग ऑफ द डाटा भी करनी होती है, राउट भी करना होता है डाटा को डायरेक्शन भी देनी होती है कि ये वाला राउट बेटर है, ये वाला राउट नहीं बेटर। ठीक है, ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू सम अदर रीजन दैट द नेटवर्क, जो कि हम देखेंगे। अच्छा जी, तो नेटवर्क लेयर के काम क्लियर हो गए। यहां पे जो डिवाइस आप यूज करते हैं, इस नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आप डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है जी, आपके पास वो डिवाइस होती है राउटर की। राउटर जो है आपका यूज होता है नेटवर्क लेयर पे। तो याद रहेगा आइंदा, राउटर कहां पे यूज होता है, आपका नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। आगे आ जाती है जी आपकी डाटा लिंक लेयर, जो कि सेकंड लेयर है आपकी। अच्छा, हम 7th लेयर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सेंडिंग एंड से, यानी कि कंपनी ए के सीईओ जो सेंडर थे उनसे डाटा हमने लिया और उसके रिस्पेक्टिवली हम चले। तो एप्लीकेशन लेयर की द 7th लेयर और फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर है। इस वजह से हम डाटा लिंक लेयर को क्या कह रहे हैं, थर्ड लेयर। और इसी तरह से नेटवर्क लेयर हमारे पास जो है वो थर्ड लेयर है, डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास फोर्थ लेयर है। तो डाटा लिंक लेयर हमारे पास कौन सी है जी, सेकंड लेयर है। और इस लेयर के जिम्मे पहले हम उसी तरह से पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग के हवाले से क्या होगा। फॉर्मेटिंग के हवाले से जनाब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रेम जितने भी पैकेट्स हैं उसके ऊपर फ्रेमिंग कर दी जाएगी, ताकि जिस पैकेट के साथ भी जाने वाला जो डाटा लेके जा रहा है रास्ते में, अगर कोई उसके पास हैकर्स उसको डाटा को क्या कर लेते हैं, इंटरप्ट करते हैं, डाटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लग जाए कि हमारे पास सील को देखते हुए, उस फ्रेम को देखते हुए कि हमारा जो फ्रेम है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, यानी कि डाटा के अंदर एरर्स मौजूद हैं। तो इस लेयर के जिम्मे एक काम एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म भी होता है, जिसको ये फ्रेमिंग के जरिए ही पॉसिबल बनाती है। डाटा लिंक लेयर फ्रेम जो लगाती है आपके पैकेट्स के ऊपर, उसके जरिए ही पॉसिबल हो पाता है कि हम डिटेक्ट कर पाएं किसी भी पैकेट के अंदर, किसी भी फ्रेम के अंदर के ये जनाब इस फ्रेम के साथ क्या हुआ है, इस फ्रेम को किसी ने चेंज करने की कोशिश की है, इसके अंदर किसी ने डाटा को छेड़ने की कोशिश की है या फिर डाटा को चेंज करने की कोशिश की है। और डाटा लिंक लेयर पे जो आपके पास मैक एड्रेस लगता है, डाटा लिंक लेयर पे आपके पास जो एड्रेस लगता है उसका नाम क्या है जी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस दरअसल हम इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है ये आपके अपने सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। और आपके वाईफाई, अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई कार्ड का मैक एड्रेस होगा। इसी तरह से अगर आप पूरा सिस्टम है तो सिस्टम का अपना मैक एड्रेस होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यूज कर रहे हैं ईथरनेट कार्ड तो उसका एक अपना मैक एड्रेस होगा।
ब्लूटूथ कार्ड आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक अपना मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस दरअसल फिजिकल एड्रेस हुआ करता है आपके नेटवर्क इक्विपमेंट का, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एड्रेस यूज़ होता है वो मैक एड्रेस आपका यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिलीवरी होती है वो होप टू होप, सेकंड लेयर पे जो डिलीवरी होती है वो होप टू होप होती है, यानी कि नोड टू नोड टाइप की डिलीवरी। एक नोड जो है वो डाटा दूसरे नोड को हैंड ओवर करता है, दूसरा नोड तीसरे, चौथा, इस तरह से। और उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं ये पकड़ा दिए जाते हैं टोटल फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर का जस्ट इतना ही काम है, ये एक्सचेंज करती है डाटा को विद ऑन अदर फिजिकल लेयर, ठीक है जी। फिजिकल लेयर मतलब यहाँ पे हमारा जो मीडिया है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो मीडिया के ऊपर ही है कि हमारे पास कौन कौन से मीडियम जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो केबल्स की कितनी टाइप्स हैं। ये वाला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह जल्दी मैं रिकॉर्ड करूँगा इसके ऊपर आउटलाइन के अकॉर्डिंगली। तो फिजिकल लेयर को वो डाटा हैंड ओवर कर देती है, फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर को, डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस की बेस पे देखती है कि जनाब डेस्टिनेशन मैक मेरा ही है, ठीक है। फ्रेम्स को उतारती है, अगर फ्रेम्स डिस्टर्ब हुआ तो डाटा वो कहती इसको दोबारा नोटिफाई कर देती है कि जनाब ये डाटा के अंदर प्रॉब्लम है, डाटा को रखती नहीं है। नेटवर्क लेयर अगेन डेस्टिनेशन आईपी देखेगी कि जनाब क्या मेरा ही आईपी यूज़ हुआ है, ठीक है जी मेरा ही यूज़ हुआ है। इसके अलावा पैकेट्स को खोल के वो सारे ये आईपी वगैरह देख सकती है, और इसके अलावा राउट जो किया था क्या मेरी तरफ ही राउट होना था इस डाटा ने, ठीक है जी। इस फिर हैंड ओवर कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर दोबारा से डीसेगमेंटेशन करती है, क्योंकि सेंडिंग साइड से सेगमेंटेशन हुई थी, रिसीविंग साइड पे डीसेगमेंटेशन, कंबाइन कर दिया जाता है डाटा को, और पता लग जाता है कि जनाब इसी एप्लीकेशन को डाटा मिलना है, ठीक है जी ये वाली एप्लीकेशन है इसको मिलना है। सेशन लेयर ऑलरेडी हमारा सेशन एस्टैब्लिश हुआ होता है कि जनाब इतने बज के इतने मिनट पे हमारा जो डाटा है वो आपको मिलेगा। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन उसी तरह से दोबारा से ट्रांसलेट करेगी इनटू रिस्पेक्टिव नेटिव 01 से दोबारा से हमारे पास वो किस लैंग्वेज में टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर दोबारा से इसे कन्वर्ट कर देगी, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कंप्रेशन की थी सेंडिंग साइड पे, तो यहाँ पे डीकम्प्रेस्ड दोबारा से डीकम्प्रेस कर दिया जाएगा डाटा को, और हमारे पास अगर इंक्रिप्शन हुई थी तो दोबारा से उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा ताकि हमें एक्चुअल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिल सके। दैट्स ओवर जी। ये तो था हमारा OSI मॉडल। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो दोबारा से एक दफ़ा दोबारा बार बार आप इसे प्रीवियसली जाके बैक करके दोबारा से लेक्चर सुने, दोबारा से समझें, और कोशिश करें कि आपको क्लियर होना चाहिए। इसके नोट्स बनाएं जिस मर्जी तरह से आपको समझ आता है। अब बात आती है कि आपने ये लेयर्स को किस तरह से याद रखना है। तो लेयर्स को याद करने के लिए जनाब एक बड़ा मशहूर सा सेंटेंस है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। तमाम लोगों को ज़रूरत है डाटा प्रोसेसिंग की, यही बनता है, ठीक है जी। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, लग रहा है कि तमाम लोगों को डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको ये फिक्रा नहीं याद होता आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, APSTNDP या जो भी APSTNDP। तो A से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डाटा लिंक, और P से फिजिकल लेयर जी। 7 लेयर मॉडल है ये आपका OSI मॉडल। अब आ जाता है जनाब हमारा TCP/IP मॉडल, इसे रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं, और इसे हम OSI TCP मॉडल स्टैक या फिर आप इसे IP स्टैक मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर दरअसल होता क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पहली 3 लेयर थी ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इसको कंबाइन करके यहाँ पे एक ही लेयर का नाम दे दिया गया एप्लीकेशन लेयर। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, ये तीनों की तीन जो हैं एप्लीकेशन लेयर एंड के ऊपर ही काम कर रही हैं, यानी कि डाटा जो है स्टिल जो है आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद रहता है। यानी कि ब्राउज़र अगर आपने ओपन किया उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, ये एप्लीकेशन लेयर थी OSI मॉडल में, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसके ऊपर ट्रांसलेट किया, उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर काम किया और सेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो ये सारा स्टिल आपके अपने नोड के अंदर ही डाटा रहता है। तो क्योंकि एप्लीकेशन एंड के ऊपर काम कर रहा था उसे नाम दे दिया जाए एप्लीकेशन लेयर का।
तो चाहे वो डाटा हो ब्राउज़र टाइप का, यानी कि उसके साथ जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हो वो HTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हो, चाहे वो आप कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो यानी कि FTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हो, तो चाहे वो टेलनेट टाइप का डाटा हो यानी कि रिमोटली आप लॉगिन कर रहे हो किसी भी जगह से बैठ के, चाहे वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP टाइप का आपका डाटा हो, चाहे वो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल टाइप का आपका डाटा हो। ये अभी आपने नहीं घबराना, जो मैं टर्म्स अभी ये बोल रहा हूँ या सामने लिखी हुई हैं, चाहे वो पिंग टाइप का डाटा हो, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़नी है और वक्तन से वक्तन आपको पता लग जाएगा कि DHCP का क्या काम है, पिंग का क्या काम है, NTP टेलनेट FTTP HTTP ये क्या काम करते हैं। दरअसल ये सारे के सारे जो हमारे पास प्रोटोकॉल हैं ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ठीक हो गया जी, ये जस्ट आपको बताना था, ये जस्ट आपने याद करना है कि HTTP एप्लीकेशन का लेयर का प्रोटोकॉल, FTTP भी प्रोटोकॉल दरअसल होते क्या हैं। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके ज़रिए हमारा जो डाटा है सेंडर से रिसीवर तक जो है वो सेंड होता है। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए नेटवर्क के अंदर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं सेंडिंग फॉर द सेंडिंग ऑफ द डाटा, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। उसके बाद जनाब बारी आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर TCP IP मॉडल के अंदर एज इट इज़ रहने दी गई। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो उसका काम था यानी कि सेगमेंटेशन प्रोवाइड करना, और हमारे पास क्या प्रोवाइड करती थी, ये पोर्ट एड्रेस लगाती थी। इसके अलावा ये दो काम दो प्रोटोकॉल लगाती है, इनको अभी हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट TCP एंड UDP। TCP जो हमारे पास है इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, और UDP जो है हमारे पास ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूज़र डाटाग्राम। TCP जो है हमारे पास ये कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप का प्रोटोकॉल है, और UDP जो है हमारे पास ये जो है कनेक्शन लेस टाइप का एक प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि हम जो डाटा है वो सेंड करने से पहले जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया जाए आपका रिसीवर के साथ। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, फिर डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। इससे हमें मुख्तलिफ फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे क्या होंगे उसको हम बाद में भी देखेंगे, अभी कुछ देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, इससे हमें पता लग जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ड्रॉप हो जाती है या कोई चीज़ एक बार में सेंड नहीं हुई, तो हम उसे बता सकते हैं रिसीवर सेंडर को कि जनाब ये चीज़ दोबारा से यहाँ से लेके यहाँ तक सेंड कर दी जाए, क्योंकि हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। एक चीज़ हम वेट कर रहे होंगे कि जनाब ये वाला पैकेट अभी तक हमें नहीं मिला। जब एक ख़ास टाइम के बाद वो एक पैकेट आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप दोबारा से रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट कर देंगे सेंडर को कि ये वाला पैकेट जो है वो दोबारा सेंड किया जाए, क्योंकि इसके बगैर जो है कम्युनिकेशन मेरी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर ये आपको फीचर मिलता है, कनेक्शन लेस के अंदर नहीं मिलता। कनेक्शन ओरिएंटेड जितने भी आपकी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है ये सारी कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप की होती है, यानी कि TCP बेस्ड होती है। ब्राउज़र से आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है और क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे TCP कनेक्शन इन्वॉल्व होता है। यूज़र डाटाग्राम जितना भी आपका वॉइस का डाटा है कनेक्शन लेस है। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि हम कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो अगर कोई वर्ड आपका किसी भी वजह से, नॉइज़ की वजह से या सिग्नल अटेनुएशन वहाँ पे हुई या सिग्नल ड्रॉप हुआ, वहाँ पे उसकी बात कट गई, तो वो आपको दोबारा कभी भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जनाब वो दोबारा से आपको रीट्रांसमिट कर दिया जाए। अगर वो रीट्रांसमिट कर दिया जाए तो जनाब बड़ी लड़ाइयाँ हो जानी है, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे आपने अगर पूछा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो अगर रीट्रांसमिट करने लग जाए वॉइस तो आर यू आर, इसी तरह से रैंडम आपके पास आर यू, ठीक है, हाउ आर यू हाउ, तो यहाँ पे फिर भी कोई मतलब बन रहा है। लेकिन जब आप कोई इस तरह से टेक्सचुअल जब इस तरह बात कर रहे होंगे वॉइस में तो आपकी अजीब सी एक रैंडम टॉक बन जाएगी। तो इस वजह से जनाब वॉइस जो है हमारे पास वो अभी तक स्टिल जो हमारे पास है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। वहाँ पे आपको जो डाटा मिलता है वो कनेक्शन लेस टाइप का होता है, कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश होता आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो मेनली प्रोटोकॉल डिसाइड होते हैं ट्रैफिक को देखते हुए। ऊपर से ट्रैफिक देखी जाती है कि HTTP की ट्रैफिक है, ठीक है जी, TCP लगा दिया जाए। ठीक है,
इसी तरह से देखा जाएगा कि अगर आपकी वॉइस की ट्रैफिक है तो यूडीपी लगा दिया जाए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो मेनली प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं, टीसीपी या फिर यूडीपी लगाया जाता है। इसके अलावा जनाब आगे आ जाती है टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर का नाम दिया गया। यहां पे मैंने नहीं लिखा, आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर का नाम दिया गया टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। काफी ज्यादा बुक में इसको नेटवर्क लेयर के नाम से ही दिया, तो वहां से जहां से मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट लिया था वहां पे ये जिस बुक से, तो वहां पे उसने नेटवर्क लेयर ही लिखा हुआ था, तो मैंने एज इट इज रहने दिया। तो यहां पे आप इंटरनेट लेयर ऐड कर लें। टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर कहा जाता है जी आपकी नेटवर्क लेयर को। ठीक हो गया। तो बाकी काम सारा इसका वही रहेगा, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगाएगा, राउटर यहां पे इन्वॉल्व होता है, आईपी एड्रेस लगता है, बाकी सारे काम तमाम के तमाम वो सेम रहेंगे। आगे जनाब आपकी ये जो लास्ट की दोनों लेयर थी, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको कहा गया नेटवर्क टू इंटरफेस लेयर या होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि ये होस्ट को उठा के नेटवर्क के ऊपर रीचेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इस वजह से इसे ये कहा गया। क्लियर हो गया जी। तो ये तो था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल और उसके अलावा ओएसआई मॉडल। तो आज के लेक्चर में हमने इन दोनों को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों ने ध्यान से ये दोनों मॉडल जो हैं वो सुने होंगे और इसको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।